Hello guys, you are most welcome in Learn Easy classes. Today I am presenting third part of control and coordination in animal. In part third, we will discuss about the central nervous system and autonomic nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. In previous lecture, it means part first and second में हम already न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो गाइज, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मिस कर दिए हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज सो दैट कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं today's lecture, control and coordination in animals, part third. So guys, अब हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पाइनल कॉर्ड ही. बेसिकली तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, बट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ब्रेन का स्पेशली स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और कई बार एग्जाम में आपको यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, स्पेशली ड्रॉ करने के लिए तो कम आता है, बट आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना होगा ब्रेन का और आपको यहाँ पर नेमिंग करनी होती है पर्टिकुलर पार्ट्स की. कोई आपको सपोज सेरिब्रम की नेमिंग करनी हो, किसी भी पार्ट की नेमिंग पूछ दी जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसके पार्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है. ओके, तो ब्रेन को हम सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं. फोर ब्रेन, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझते रहिएगा. ये वाला जो पोर्शन होता है फोर ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन. दिस वन इज द हिंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन, एंड दिस वन इज द हिंड ब्रेन. ये जो पीछे का पोर्शन आपको ये दिख रहा है और ये है हमारा हिंड ब्रेन. ये जो बीच में दिख रहा है दिस इज द मिड ब्रेन, और ये जो दिख रहा है एंटीरियर पार्ट और बहुत सबसे जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, दिस इज द हमारा फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के पार्ट हम देखते हैं. फोर ब्रेन में सेरिब्रम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का. एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है सेरिब्रम होता है, और यहाँ पर जो एक लेयर होती है जो कि हमारे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को सेपरेट सी कर रही है, ये जो आप लेयर देखते हो दिस इज द कॉर्पस कैलोसम. कई बार बच्चे ब्रेन के पार्ट तो पढ़ लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और आ गया यहाँ पर स्ट्रक्चर कि यहाँ पर फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में ये कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है. सो दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम. यहाँ पर फोर ब्रेन के हमने पार्ट देखे, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ये तो ग्लैंड्स है यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि हमारे मिड ब्रेन वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है. मिड ब्रेन में हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हम आगे और डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. तो एक तो हमारे यहाँ पर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जैसे कि हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. तो 2 ग्लैंड यहाँ पर हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है. और जो ये हम हिंड ब्रेन वाला पोर्शन देख रहे हैं इसके 3 पार्ट होते हैं. दिस वन इज द सेरिबेलम एंड दिस इज द पॉन्स, और ये जो लास्ट में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द मेडुला ऑब्लांगेटा. इसको हम शॉर्ट में मेडुला भी बोलते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा जो कंटिन्यू हो जाता है आगे सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक. ओके गाइस, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. ब्रेन के 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन के पार्ट हम सेरिब्रम पढ़ेंगे और ओलिफैक्टरी लोब पढ़ेंगे. ओलिफैक्टरी लोब हमारा इधर होता है, ओलिफैक्टरी लोब यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, और ये हमारा मिड ब्रेन, और दिस इज द हिंड ब्रेन जिसमें कि सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला. अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज के सेंटर होते हैं.
क्योंकि ब्रेन ही तो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। तो जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं उस सब का सेंटर हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में होता है। कुछ चीजों के सेंटर सेरिब्रम में होते हैं, कुछ के हमारे मिड ब्रेन में होते हैं और कुछ के हिंड ब्रेन में होते हैं। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे गाइस, तो हम वन बाय वन ब्रेन के अलग अलग पार्ट के फंक्शंस डिस्कस करेंगे और वो ब्रेन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। सो गाइस, मजेदार है ब्रेन, और ब्रेन बहुत मजेदार है क्योंकि जब हम ब्रेन चलाते हैं तभी हमें ब्रेन समझ आता है और तभी नर्वस सिस्टम भी समझ आता है और पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी समझ आता है। तो ब्रेन को चलाते रहिए, ब्रेन आपका चलता रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। ओके गाइस, करेंगे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन आपको पता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन आल्सो। और फोर ब्रेन में हमारे सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तीन यहाँ पर बेसिक पार्ट थे हमारे जो फोर ब्रेन के थे, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। फोर ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं फोर ब्रेन का? कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर एंड स्लीप। The largest among the four brain part is the cerebrum. Cerebrum जो होता है वो four brain का largest part होता है. It is also the largest part of all vertebrate brain. जितने भी vertebrate brain का largest जो part है वो आपका four brain का cerebrum ही होता है. Mid brain क्या होता है? Smallest and central part of the brain. हमारे ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट और सबसे सेंटर का जो पोर्शन है, दिस इज द मिड ब्रेन. और हिंड ब्रेन कहाँ पर था? हमारे बैक साइड जो ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट था. हिंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम देखा, मेडुला भी देखा और पॉन्स भी देखा. बेसिकली हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? हिंड ब्रेन में हमारे तीन रीजन होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स. स्पेशली जो हिंड ब्रेन का फंक्शन होता है, हमारा पोस्चर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है. अभी हम आगे और भी इसको डिस्क्राइब करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में वन बाय वन. यहाँ तो हमने देखा कि मेनली फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है. अब हम अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से हमारे रिस्पॉन्स के लिए सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन. फोर ब्रेन ऐसा कि आपको पता है कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रम में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? जो रीजन हमारा साइट का रीजन होता है, विजन के लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है ऑक्सीपिटल लोब. टेम्पोरल लोब होता है, इट इज द रीजन फॉर हियरिंग. सुनने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारा हियरिंग सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, वो कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब. और ये सारे जो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, ये सारे हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं. ये सारे पॉइंट हमारे सेरिब्रम वाले पार्ट में प्रेजेंट है फोर ब्रेन में, क्योंकि सेरिब्रम किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का. और ये सारे रीजन्स जो है अलग अलग यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर सेंटर्स होते हैं. ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ फॉरसाइट, टेम्पोरल लोब क्या है? इट इज द रीजन फॉर हियरिंग. फ्रंटल लोब जो होता है, इट इज द रीजन फॉर स्पीच एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज. पैराइटल लोब, इट इज द रीजन फॉर टेस्ट, स्मेल, टच एंड कॉन्शियस एसोसिएशन. यहाँ पर पैराइटल लोब में ही हमारा जो भी हम टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, जो भी हमारा कॉन्शियस एसोसिएशन होता है, वो सब हमारा कहाँ पर होता है? सेंटर उन सब का पैराइटल लोब. यानी कि जितनी भी ये एक्टिविटीज हमने देखी, इन सब का जो कमांडिंग सेंटर है वो है सेरिब्रम में. अब हम देखते हैं ऑलिफैक्टरी लोब. ऑलिफैक्टरी लोब ये हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट था जो कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है. दे कंटेन द ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स which are the organ of smell. स्पेशली स्मेल के लिए जो क्या कहते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है पार्ट, वो होता है हमारा ऑलिफैक्टरी लोब. मिड ब्रेन जो कि हमारा कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को. It controls reflex movement of head, neck and trunk in response to visual and auditory stimulus. जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं या कभी हमें कुछ ऐसा देखते हैं तो एकदम जो हमारा मूवमेंट होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है जो हमारे हेड, नेक और ट्रंक में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. उसका जो सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है? मिड ब्रेन में. और जो मिड ब्रेन होता है, यानी कि मिड ब्रेन ही हमारे इन सारी चीजों के लिए, जो हेड, नेक और ट्रंक का जो मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
हिंड ब्रेन के हमने 3 पार्ट पढ़े, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। हिंड ब्रेन में अब हम 1 बाय 1 इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। सेरिबेलम लाइज एट द रूफ ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का जो सबसे लोएस्ट पार्ट था सेरिबेलम दिखा था आपको। दस रीजन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है और जो हमारा पोस्चर होता है, उठने बैठने का जो तरीका होता है, खड़े होना, ये सब जो होता है ये कहाँ से रेगुलेट होता है? सेरिबेलम से। पोन्स lie just above the medulla and take part in the regulating respiration, जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। जो सेंटर होता है वो कहाँ पर सेंटर होता है उसका ब्रेन में? पोन्स में। मेडुला ऑब्लांगेटा जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नीचे आपको दिख रहा था सबसे हिंड ब्रेन में, lies just above the hind brain and continuous to the spinal cord, और ये कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। It is also the regulating center for swallowing. Swallowing क्या होता है? जब हम खाने को निगलते हैं। Swallowing, coughing, sneezing and vomiting, इन सब चीजों का जो सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। तो हमने इन सारे ब्रेन के पार्ट्स देखे, फोर ब्रेन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मिड ब्रेन में किस किस चीज का सेंटर होता है, और हिंड ब्रेन में क्या क्या चीजों के लिए किस किस हमारी एक्टिविटीज के सेंटर यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, और ब्रेन के कौन से पार्ट में होते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन में होती है स्पाइनल कॉर्ड, और वर्टिब्री का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसी के बेस पर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में दो पार्ट्स में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बेस पर ही। स्पाइनल कॉर्ड जस्ट लुक लाइक दिस। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord extend from the back of the hindbrain, medulla oblongata, to the back of the stomach or lumbar region. Medulla oblongata में हमने देखा था medulla hindbrain का जो लास्ट पार्ट था, स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर था medulla oblongata, वो कहाँ तक कंटिन्यू हो जाता है? सीधे पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक आगे कंटिन्यू होता है। It is a cylindrical in shape. It passes through the neural canal of the vertebral column. न्यूरल कैनाल से पास होता है ये, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं उनके न्यूरल कैनाल होती है, उसके थ्रू ये पास होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इन द मिडल ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड देयर इज ए कैनाल लाइक कॉल्ड स्पाइनल कैनाल व्हिच इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो स्पाइनल कैनाल होती है उसमें ग्रे कलर का जो मैटर होता है उसमें फिल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर ऑफ नर्व्स arises and supply branches to various parts of the body. स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व्स अराइजेस होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फिर और आगे ब्रांच में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, और पूरा हमारा एक नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्क है उसे बनाती है। ये हमने ऑलरेडी पार्ट सेकंड में भी देखा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइजेस हो रही थी। Function of spinal cord is receiving and sending information from brain to various parts and from various part to brain, and it is also help in reflex action. अब क्या फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का? मैसेज को रिसीव करना और ब्रेन तक लेकर जा, जो मैसेज हमारा आता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, वो कहाँ आता है? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन जो वापस मैसेज देता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाता है। यानी कि जो भी हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है किसी भी स्टिम्यूल्स के लिए, जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसके लिए रिस्पॉन्स ये हेल्पफुल होता है हमारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन से गया स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक लेकर जाएगा, और फिर ब्रेन वापस जब मैसेज देता है तो वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व के होते हुए वापस हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक मैसेज चला जाता है, और फिर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। सो गाइस, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। हम उसे सब अपने बैक में देखते हैं। हम अपने बैक में क्या है, ये मिड में जो दिखता है ये स्पाइनल कॉर्ड ही तो है, और इसके बिना तो पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है।
सो गाइज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। अभी तक हमने अपना नर्वस सिस्टम डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, स्ट्रक्चर, हमने सब कुछ देखा। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सब हमारा थ्रू द नर्वस सिस्टम, नर्व्स के थ्रू होता है, जिसकी हमने यूनिट भी पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन। लेकिन उसके अलावा हार्मोन जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हार्मोनल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स के केस में हमने देखा था कि किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं था, केवल हार्मोनल सिस्टम ही था जिसके थ्रू प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती थी। हमारे बॉडी, एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम भी आपका पार्टिसिपेट करता है और हार्मोनल सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है। तो नर्वस सिस्टम में अभी तक हमने देखा, अब हम देखते हैं कि हार्मोनल सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। द एंडोक्राइन हार्मोन्स हमारे सिक्रीट कहाँ से होते हैं? हार्मोन्स जो हमारे सिक्रीट होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जहां से कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ए डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है जिसमें कि डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देती है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो हार्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। हार्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। हार्मोन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। हार्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स हमारे जो नर्वस सिस्टम को असिस्ट करने का काम करते हैं। Nerve do not reach to every nook and corner of the body and hence hormones are needed to affect control and coordination in those parts. अब क्या है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नर्व्स थी, हमने पढ़े थे, नर्व्स के टाइप्स पढ़े थे न्यूरॉन्स के। तो अब सारे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, नुक्स एंड कॉर्नर, जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता। तो वहां पर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। Moreover, unlike nervous control, hormonal control is somewhat slower. जो nervous control होता है वो बहुत fast होता है, जबकि जो hormonal control होता है वो उसके comparison में थोड़ा slow होता है। But hormonal जो hormones जो system होता है वो हमारे nervous system को भी assist करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पर कि हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और वहां से हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद जहां वो हार्मोन्स का टारगेटिंग ऑर्गन्स होता है वहां पर वो हार्मोन्स एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम अपने ब्रेन में सबसे पहले हमारे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने अभी ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यहाँ पर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। मिड ब्रेन वाला जो पोर्शन था वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है एंड दिस इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन सबको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करती है, यानी कि सबको कमांड करती है। जो अदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से, उनको भी रेगुलेट करने का काम करती है। और लार्जेस्ट नंबर में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? मिड ब्रेन वाले पार्ट में। मिड ब्रेन में दो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर जो हमारे ये नेक वाला जो पोर्शन होता है, गले वाला जो यहाँ पर बीच में दिखता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड में ही जैसे वाटरमेलन में सीड एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड में ये पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड होती है। स्मॉल पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड और उसी में एम्बेडेड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारा ये नेक का रीजन होता है। और यहाँ पर आप देखिए किडनी है ये हमारी, और किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है
पेयर में होती है किडनी, तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी पेयर में ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 किडनी होती है। जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है किडनी में वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो एड्रिनल ग्लैंड। एक तो ये बोलोगे और आगे अभी मैं और डिस्कस करती हूँ। तो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर किडनी के ऊपर कैप लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं पैंक्रियाज। जब हम एलिमेंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पैंक्रियाज का फंक्शन भी डिस्कस करा था। पैंक्रियाज में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और पैंक्रियाज हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, क्योंकि पैंक्रियाज से हमारा हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है। अभी मैं 1 बाय 1 आगे आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ये है हमारे ओवरी। ओवरी भी फीमेल में प्रेजेंट होती है ओनली और पेयर में होती है। तो ओवरी केवल फीमेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं वो ही यहाँ से रिलीज होते हैं ओवरी से। तो ये भी पेयर में है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड आप देख रहे थे, ये भी पेयर में है। और अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर टेस्टिस। टेस्टिस ओनली प्रेजेंट इन मेल। मेल जो फंक्शंस होते हैं, जो भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मेल हार्मोन होते हैं और ओवरीज से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो फीमेल हार्मोन्स होते हैं। तो टेस्टिस भी पेयर में है, ओवरीज भी पेयर में है और एड्रिनल भी पेयर में है। उसके अलावा जितनी भी आपको ग्लैंड दिख रही थी ये सब केवल सिंगल थे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं, इन सारे ग्लैंड्स की हमने लोकेशन देख ली हमारी बॉडी में कि ये सारी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और इनमें से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ओके, इस चार्ट में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेटेड एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मैंने आपको बताया क्या है, मास्टर ग्लैंड है। इससे 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन से आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। अदर हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। रेगुलेट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ। अब जो अदर हार्मोन्स क्या क्या रेगुलेशन फंक्शन, किसके किसके फंक्शन को रेगुलेट, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर सिक्रीट होता है हार्मोन, टेस्टिस में, और ओवरीज से सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन, उसके प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करने का जो काम करते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स करते हैं। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खुद अपने हार्मोन जो निकलते हैं उसके अलावा वो दूसरे ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक वाले रीजन में थी, वहां से सिक्रीट होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉजेस ग्वाइटर, ग्वाइटर जो बहुत बड़ा किसी का आपने गला देखा होगा, गला मोटा हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो कि जब आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का बनना बंद हो जाता है, थायरोक्सिन बहुत कम बनता है। और ग्लैंड जो होती है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो हमारे गले का जो हिस्सा होता है नेक रीजन वो काफी बड़ा मोटा हो जाता है, तो उसे हम ग्वाइटर रोग कहते हैं। ग्वाइटर एक डिजीज है जो कि थायरोक्सिन की कमी की वजह से होती है। और थायरोक्सिन कब कम हो जाता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। सफिशिएंट आयोडीन इन डाइट प्रिवेंट्स द ग्वाइटर, और अगर हम सफिशिएंट आयोडीन लेते हैं तो हमें ग्वाइटर नहीं होता, हमारी नेक नॉर्मल होती है। इसीलिए हमें कई बार देखा होगा, एड में भी देखा होगा, या हमारे बड़े लोग भी हमें बोलते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाइए और ऐसी चीज खाइए जिसमें कि आयोडीन हो, सो दैट कि हमारी बॉडी में थायरोक्सिन का सिंथेसिस होता रहे। ओके, अब हम आते हैं पैंक्रियाज पर। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस जो आइसलैंड थे वहां पर इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन शुगर के जो लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म क्या, ग्लूकोज का बनना। लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन कॉजेस डायबिटीज,
अगर इंसुलिन कम सिक्रीट होता है तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम सिक्रीट होगा तो शुगर बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज किसकी वजह से हो जाती है? इंसुलिन की वजह से हो जाती है। अब आते हैं एड्रिनल पर। एड्रिनल कहाँ पर थी? किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था और एड्रिनल हमारी पेयर में थी। एड्रिनल का क्या फंक्शन होता है? हार्मोन टू कीप साल्ट बैलेंस, कार्टिकोसाइड्स और कार्टिकोसाइड हार्मोन सिक्रीट होता है, कार्टिकोकॉइड्स, और यहाँ पर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो तरीके के हार्मोन आपको बताए यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, एक तो कार्टिकोकॉइड्स जो कि साल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है और दूसरा एड्रिनलिन। मेंटेन करेक्ट बैलेंस ऑफ साल्ट वाटर इन द ब्लड। ब्लड में जो हमारे साल्ट और वाटर का जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो होता है कॉर्टिकोइड्स। और एड्रिनल का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस ड्यू टू एंगर, वरी और एम्बेरसमेंट। जब हम बहुत डर जाते हैं या बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है या एम्बेरसमेंट की कंडीशन होती है, उस समय हमारी बॉडी से एड्रिनल सिक्रीट होने लगता है और हमारी बॉडी को एडजस्ट करने का जो काम करता है वो एड्रिनल करता है। और एड्रिनल हमारी एडवर्स कंडीशन में ही सिक्रीट होता है। एकदम से जब कोई अचानक डर जाए या कोई एकदम से आप एम्बेरस हो जाओ या बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी से क्या होता है? एड्रिनल सिक्रीट होने लगता है और जो आपकी बॉडी में आपको दिखाई पड़ता है रिस्पॉन्स वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एड्रिनल की वजह से होता है। अब आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ओनली मेल में प्रेजेंट थी। टेस्टोस्टेरोन, that's why it's called the male hormone, control the development of male sex organs। male sex organs होते हैं जो कि reproductive part में help करते हैं। and male features such as deeper voice, mosaic and beard etc। जो भी मेल में करेक्टर्स आप देखते हो वो किसके थ्रू होते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और कहाँ से सिक्रीट होता है? वो टेस्टिस से। और टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल में। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। ओवरीज, ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होती है ओनली। और ओवरीज से दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होते हैं ओवरीज से। फीमेल हार्मोन है ये। ऑस्ट्रोजन का काम होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। फीमेल में जो भी डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स एंड द अदर फीमेल फीचर, जो भी फीमेल फीचर होते हैं, हमारी जो वॉइस पतली होती है और जो भी हमारे बॉडी के फीमेल्स के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए जो डेवलप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन ऑस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल द यूट्रस चेंज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो ओव्यूल्स रैप्चर होते हैं मंथली, उसके लिए जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होते हैं, यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो क्लियर गाइस, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड थी और उनमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हुए और उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे आपके नीट और जी में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। हमने नर्वस सिस्टम भी डिस्कस किया, कैसे कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, और हमने एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्कस किया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है दोनों में, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेड ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल जिसकी सिंगल यूनिट थी, जो यूनिट थी नर्वस सिस्टम की वो क्या थी? न्यूरॉन, जिसका कि हमने स्ट्रक्चर भी देखा था। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? मेड ऑफ सिक्रीटरी सेल्स, सिक्रीटरी सेल्स या ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम में मैसेज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जैसा कि हम जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और फिर फाइनली हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा था थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? मैसेज जो केमिकल के थ्रू हमारा मैसेज पहुंच रहा है। मैसेंजर यहाँ पर क्या है? हार्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर है जिसे कि हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स के थ्रू जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था नर्वस सिस्टम में। और एंडोक्राइन में हार्मोन्स थे जो कि एक केमिकल मैसेंजर है, इनके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। नर्वस सिस्टम में मैसेज ट्रांसमिटेड अलोंग नर्व फाइबर। नर्व फाइबर होते हैं तीन तरीके के, हमने नर्व्स पढ़े थे,
सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन और रिलाई न्यूरॉन, ये हमने पढ़े थे, और इनके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेज होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। जो भी हार्मोन्स है वो डायरेक्टली किसमें कहां पर pour कर दिए जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, और जो नर्वस सिस्टम में जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी इफेक्ट होता है मैसेज का, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। बट जो हार्मोन का जो मैसेज यहाँ पर होता है, इफेक्ट होता है, वो काफी लंबे समय के लिए होता है। जो हार्मोनल हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है, जो हार्मोन्स मैसेज देते हैं बॉडी पार्ट्स को, वो काफी लंबे समय के लिए होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। नर्वस सिस्टम मैसेज ट्रेवल वेरी क्विकली, नर्वस सिस्टम में मैसेज बहुत क्विकली, आपने एक हॉट प्लेट टच की और विद इन सेकेंड आपने अपना हाथ खींच लिया। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोनल सिस्टम होता है, वो थोड़ा उससे कंपैरिजन नर्वस सिस्टम के कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो फंक्शन करता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये फास्ट होता है बट शॉर्ट वाइल होता है। ओके गाइस, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का डिफरेंसेस भी हमें क्लियर हो गया। हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए थे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, और हमने एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंसेस भी अभी देख लिए। अब हम यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कई बार मिस हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड तो पढ़ ली कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, डायरेक्टली अपना हार्मोन्स जो होता है, प्रोडक्शन होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्या डिफरेंसेस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, क्या होती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो मैं भी डिफरेंसेस के साथ साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली है क्या, और क्या डिफरेंसेस है बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में। Endocrine glands don't have a duct, जबकि exocrine gland have a duct. Endocrine gland में secretory products हैं, वो हार्मोन्स हैं, और exocrine gland में secretory product है sweat, enzyme and mucus। जो हमारा पसीना होता है, जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और म्यूकस, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं, और उसके बाद वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो डायरेक्ट जो अपना प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस थ्रू ए डक्ट। एक डक्ट के थ्रू जो टारगेट ऑर्गन होता है, वहां पर ही अपना जो प्रोडक्शन है, जो अपना सिक्रीशन है, वो वहां पर अपना सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं। सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड टू एन एक्सटर्नल ऑर्गन और टू द एक्सटर्नल सरफेस थ्रू ए डक्ट। और जबकि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में टारगेट ऑर्गन पर डायरेक्टली अपना क्या कहते हैं, सिक्रीशन, वो प्रोडक्ट, सिक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज नहीं कर रहे थे, वो अपना प्रोडक्ट जो हार्मोन्स यानी कि सिक्रीटरी प्रोडक्ट था, वो कहाँ रिलीज हो रहा था, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा था। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पर ही अपना सिक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर देती है। एग्जाम्पल हमने देखे, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड एक्सेट्रा, जो भी आपकी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट थी बॉडी में, वो सब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर एक्सेट्रा। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स में, और जब हमने एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करी थी, तो हमने एंजाइम डिस्कस किए थे। सैलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है, लीवर में भी बाइल ग्लैंड प्रेजेंट थी। तो डिफरेंट ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में डिफरेंट तरीके से हेल्प कर रही थी। अब सैलाइवरी ग्लैंड डायरेक्टली हमारे बकल कैविटी में सिक्रीट हो रही थी, रिलीज कर रही थी सलाइवा। पैंक्रियाज डक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली हमारे डिडोनियम वाले पोर्शन में एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, और लीवर बाइल डक्ट के थ्रू डिडोनियम में बाइल जूस को सिक्रीट कर रही थी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंसेस भी समझ लिया बच्चों कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस क्या है। जो भी मैं आपसे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, इनको बहुत माइन्यूटली समझते जाइएगा, क्योंकि आगे ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको नीट और जी के लिए भी जरूरी हो जाएंगे। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो जरूरी है ही है, बट इसको अगर आप माइन्यूटली पढ़ोगे तो आपके जी और नीट में भी काम आएंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी हम थोड़ा सा एक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक रह गया है, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सेल्फ गवर्न नर्वस सिस्टम। सेल्फ गवर्न नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल स्पेसिफिक बॉडी प्रोसेस सच एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन, ब्रीदिंग, यूरिनेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा। जो भी हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज ये होती हैं,
ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, यूरिनेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा, ये सब हम ऑटोनॉमिक है, सेल्फ गवर्न सिस्टम है, तो ये सब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये सारी एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे। The autonomic nervous system is named so because it works autonomously without a person conscious effort। इसके लिए हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको यूरिनेशन के लिए अपने आप बॉडी आपकी रिस्पॉन्स करेगी, हार्ट बीट अपने आप से चलती रहती है, डाइजेशन की प्रोसेस अपने आप होती है, सर्कुलेशन भी ब्लड का अपने आप होता है, यानी कि सेल्फ गवर्न ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है अपने आप आपकी बॉडी में होता है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। It lies outside and parallel to the central nervous system। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर और पैरेलल में पूरी हमारी जो बॉडी सिस्टम होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। There are two types of autonomic nervous system, sympathetic autonomic nervous system and a parasympathetic autonomic nervous system। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपको ये चीज तो समझ आ रही होगी कि सेल्फ गवर्नड है, जो कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, अपने आप सेल्फ गवर्न सिस्टम है, अपने आप होता रहता है ये प्रोसीजर। बट हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, हम थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स द बॉडी फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप डर जाते हो या बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ जाता है या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, आप एम्बैरस फील करते हो, तो आपकी बॉडी में जो फाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है। सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रैपिड एंड टोटल मोबिलाइजेशन टू अवॉइड डेंजर। डेंजर की कंडीशन में जो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज टू लैटरल चेन। स्पाइनल कॉर्ड में टू लैटरल चेन में या तो एक ही साइड होती है या दो चेन में होती है ये सिंपैथेटिक नर्व जो हमारे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन जो होती है हमारी बॉडी में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन्स कंजर्विंग फंक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तब हमारी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है, दिस इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिस्टोर द ऑर्गेनिज्म टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते करते थक जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल पोजीशन में रिस्टोर करने का जो काम करता है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया अकर्स इंडिविजुअली इन द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ओके बच्चों, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी हमें क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं तो आपको ये कुछ अगर डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये तो हम देख रहे हैं हमारा ब्रेन और दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड और पैरेलल में जो है ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम फंक्शन करता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक हम दोनों में देखते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक और किस तरीके से वर्क करता है सिंपैथेटिक। इट्स टू इजी गाइस, इसमें जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस डायग्राम के थ्रू वन बाय वन हम देखते हैं तो आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ओके गाइस, पैरासिम्पैथेटिक में देखिए जो हमारी आईज की जो पपिल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब एकदम लाइट ब्राइट बहुत तेज लाइट पड़ती है हमारी आईज में तो हमारी आईज कैसी हो जाती है, एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है। आप ऐसे करके देखते हो तो यानी कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पपिल हमारी कैसी हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। और यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में पपिल हमारी जो हो जाती है वो डायलेट हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक में जो सलाइवा है वो स्टिमुलेट होता है, सलाइवा जो हमारा है वो स्टिमुलेट होता है, और जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में सलाइवेशन को इनहिबिट, यहाँ पर सलाइवेशन बंद हो जाता है, सलाइवा सिक्रीट होना बंद हो जाता है।
हार्ट बीट यहाँ पर हमारी स्लो हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक में, और जबकि सिंपैथेटिक में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सिंपैथेटिक तो डेंजर की कंडीशन में, या आप एम्बेरस फील करो या आप बहुत ज्यादा डर जाओ या कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी तेजी से होने लगती है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम है, और यहाँ पर आपकी हार्ट बीट एक नॉर्मल उसमें आ जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट बीट स्लोअर हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक में। अब यहाँ पर हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या प्रोसेस होती है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में? पैरासिम्पैथेटिक में जो लंग्स होते हैं, एयरवेज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जबकि जो हमारे सिंपैथेटिक में जो एयरवेज होते हैं वो रिलैक्स की कंडीशन में होते हैं। स्टिमुलेट एक्टिविटीज ऑफ स्टमक, स्टमक की जो एक्टिविटीज है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं पैरासिम्पैथेटिक में, और यहाँ पर सिंपैथेटिक में स्टमक की जो एक्टिविटीज है वो इनहिबिट हो जाती हैं सिंपैथेटिक की कंडीशन में, क्योंकि ये डेंजर वाली कंडीशन होती है, तो यहाँ पर जो स्टमक की एक्टिविटीज है वो इनहिबिट हो जाती है, जो भी हमारे स्टमक में जो प्रोसेस होती है वो इनहिबिट हो जाती है। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जबकि यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर देखिए इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो हमारी इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज थी वो इनहिबिट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ब्लैडर, यहाँ पर जो हमारा ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक में, और सिंपैथेटिक में ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स होता है। तो सिंपैथेटिक में हम देखते हैं कि हमारे आईज डायलेट हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और उसके अलावा अगर हमें याद रखने के लिए एक सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो जितने बॉडी यहाँ पर हमारे पार्ट है, लीवर हो गया, हमारे इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज हो गई, यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं ब्लैडर हो गया, एयरवेज लंग्स हो गए, इन सब में जो एक्टिविटीज होती है वो इनहिबिट हो जाती हैं, लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं, स्टोमक की एक्टिविटीज इनहिबिट हो जाती हैं, गॉल ब्लैडर इनहिबिट हो जाता है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज इनहिबिट हो जाती हैं, इनिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन का जो सिक्रीशन होता है किडनी में वो भी हमारा क्या कहते हैं इनहिबिट हो जाता है, और यहाँ पर जो है ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीज क्या हुआ, हार्ट बीट इंक्रीज हुई, क्योंकि डेंजर की कंडीशन थी, तो इमरजेंसी सिचुएशन से हमारी बॉडी को फाइट करना था, तो हार्ट बीट तो इंक्रीज हो गई, और बाकी सारे जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो रिलैक्सेशन की कंडीशंस में आ जाते हैं, और यानी कि इनकी एक्टिविटीज जो है वो मोस्टली इनहिबिट हो जाती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इनकी जो एक्टिविटीज थी स्टमक की, एयरवेज की, लिवर की, इंटेस्टाइनल की और इसकी ब्लैडर की, तो ये एक्टिविटीज जो थी वो स्टिमुलेट हो जाती है। सो गाइस क्लियर हो गया पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट और जी में आते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं। आगे मैं आपको सीरीज भी दूंगी, एमसीक्यूज भी दूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, तो आप जरूर करिएगा सो दैट कि कितना आपने पढ़ा और कितना समझा वो आपको समझ में आ जाए, खुद को सेल्फ को आप इवेल्युएट कर सको। सो गाइज आई होप कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और गाइज हम इसके पार्ट 4 में यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग MCQs एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सो दैट कि आप सेल्फ को इवेल्युएट भी कर सकोगे कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपने कितना समझ पाया है। सो गाइज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट्स।